दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। यह कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। एपिसोड 9। नदी का पानी काफी साफ था और चांद की रोशनी में नीचे गहराई तक देखा जा सकता था। जैसे ही नदी के ठंडे पानी ने उसके पूरे शरीर को भिगो दिया, ऋतिक को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी जलन कम हो रही है। उसे एक राहत महसूस हुई। इस प्रकार के जहर से इंसान का शरीर जलने लग जाता है, लेकिन ठंडे पानी की मदद से उस पर ज्यादा असर नहीं होता। तो तुम यहाँ हो, टीम के लीडर ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वो टीम वहां पहुंच गई थी जहां रूही लेटी हुई थी। चले जाओ वरना मारे जाओगे, रूही ने अपनी आईब्रोज ऊपर कर ली और बिना किसी भाव के चिल्लाई। ब्रूना, जो टीम का लीडर था, उसने पेड़ के सहारे लेटी हुई रूही को देखा, फिर पास में पड़ी उसकी स्वॉर्ड को, और वो समझ गया कि रूही इस समय घायल थी। उसने पहले भी इस लड़की को देखा था और वो अपनी स्वॉर्ड से रैंक 3 के इवॉल्व मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रही थी। वो उसकी खतरनाक पावर्स से काफी ज्यादा हैरान था, और इससे भी हैरानी वाली बात ये थी वो उम्र में काफी छोटी थी। बॉस, ऐसा लग रहा है कि वह गंभीर रूप से घायल हो गई है और हिल नहीं सकती, उनमें से एक आदमी ने ब्रूना के कान में फुसफुसाया। ब्रूना ने अपना सिर हिलाया, उसने भी ऐसा ही सोचा था। तभी अचानक से रूही ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसकी स्वॉर्ड उड़ते हुए उसके हाथों में आ गई। फिर उसने उन लोगों को घूरकर देखा और रूखे अंदाज में कहा, दफा हो जाओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बोलो क्या तुम कर सकती हो। ब्रूना थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसी ख्याल के साथ ब्रूना ने रूही की ओर चलना जारी रखा। अपने सामने एक सुंदर सी लड़की देखकर ब्रूना के दिल में उसके लिए गंदे आइडियाज आने लग गया थे। रूही ने गुस्से में अपने होंठ दबा लिए। अपनी स्वॉर्ड उठाने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और उसके पास लड़ने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। ठंडे पानी में भीगने के बाद ऋतिक की बॉडी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, कम से कम उसकी जलन तो दूर हो ही गई थी। हालांकि जब उसने उन लोगों को आते हुए देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये लोग बहुत पावरफुल है। वहां लगभग 5-6 लोग थे और वे सभी के सभी वॉरियर्स थे। कहे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। ब्रूना आगे बढ़े और देखा कि रूही केवल उस पर अपनी तलवार तान रही थी, लेकिन वह न तो हिल सकती थी और न ही हमला कर सकती थी। क्या तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? तभी ब्रूना के कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। जब रूही ने वो जानी पहचानी आवाज सुनी तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई। इस लड़के ने सच में बाहर आने की हिम्मत की। क्या वो ये नहीं जानता कि अपनी ताकत से वो इन लोगों से बिल्कुल भी निपट नहीं पाएगा? वो कौन है? उस आवाज को सुनकर ब्रूना थोड़ा डर गया और पीछे मुड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा कि पानी में भीगा हुआ एक लड़का उनकी की ओर ही आ रहा है। जैसे ही उन्होंने ऋतिक को देखा तो बाकी लोग भी सावधान हो गए। ब्रूना रैंक 2 का वॉरियर, खंजर चलाने में माहिर, ओवरऑल स्ट्रेंथ 1540 इंच। ऋतिक धीरे से बोला और उसकी नजर इन लोगों पर पड़ी। ब्रूना और बाकी लोग ऋतिक की बातें सुनकर शॉक हो गए। ऋतिक ने कोई भी पावर डिटेक्टर मशीन नहीं पहनी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उनके लेवल को बता सकता था और यहाँ तक कि उसकी रैंक भी जानता था। ये सुनकर सभी लोग अंदर ही अंदर कांपने लगे। मैं तुम लोगों को जाने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा, अगर नहीं तो तुम यहीं मारे जाओगे, ऋतिक ने किसी एक्सपर्ट की तरह उन लोगों से कहा। वो उन्हें ऐसे देख रहा था मानो किसी चींटी को देख रहा हो। ब्रूना का चेहरा तुरंत ही बदल गया।
उसने ऋतिक का लेवल देखने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकाम रहा। उसकी बातों से तो ऐसा लग रहा था मानो वो कोई एक्सपर्ट हो जिसने आसानी से उसका नाम और रैंक पता लगा ली। वो जानता था कि कुछ हाई रैंक के वॉरियर्स अपनी जानकारी छिपा सकते थे और एक सामान्य वॉरियर की तरह दिखाई दे सकते थे। ये ख्याल आते ही वो और भी ज्यादा घबरा गया। श्रेष्ठ, हम अभी यहाँ से जाते हैं। ब्रूना ने अपने साथियों की ओर देखा और जल्दी से पीछे हट गया। वे यहाँ अपनी नन्ही सी जान नहीं खोना चाहते थे। ऋतिक उन्हें तब तक घूरता रहा जब तक वे चले नहीं गए। उनके जाते ही उसने एक राहत की सांस ली। तुम तो काफी अच्छी नौटंकी कर लेते हो, रूही ने मुस्कुराते हुए ऋतिक से कहा। लेकिन वो काफी एक्साइटेड भी थी, ये जानने के लिए कि ऋतिक को उनका लेवल कैसे पता चला। रूही को अंदाजा था कि ऋतिक एक बिगिनर वॉरियर था और कोई भी रैंक 1 का वॉरियर उसे आसानी से हरा सकता था। ऋतिक ने थोड़ी देर आराम किया और रूही से कहा, चलो अब चलते हैं। अगर उन्हें असलियत का पता चला और वे दोबारा लौट आए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। ऋतिक ने भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और रूही को ऊपर उठाकर दूसरी तरफ भागने लगा। रूही ने अभी भी अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ रखा था, इसलिए ऋतिक के लिए ये अभी भी काफी थका देने वाला था। बॉस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। जैसे ही ब्रूना और बाकी लोग जा रहे थे, उनमें से एक ने अपनी भौहें चढ़ा लीं और बोला, सही नहीं है। ब्रूना ने रुककर इस बारे में ध्यान से सोचा, फिर उसका चेहरा एकदम से भयानक हो गया। बहुत बढ़िया। उसने मुझे बेवकूफ बनाने की हिम्मत की, पीछा करो और उन्हें मार डालो। ऋतिक हाँफ रहा था और वो रूही को लेकर दूसरी दिशा में भाग रहा था। वो लोग वास्तव में एक बेवकूफ थे जिन्हें ऋतिक ने आसानी से बेवकूफ बना दिया। शुक्र है उसके पास उसकी सुपर आई स्किल थी। ऋतिक को अंदाजा हुआ कि उसकी सुपर आई स्किल अपने से 2 रैंक ऊपर के मॉन्स्टर और वॉरियर का लेवल पता कर सकती थी, लेकिन उन लोगों के लिए जो 3 रैंक ऊपर थे, ये काम नहीं करेगी। कुछ देर तक दूसरी दिशा में बिना रुके दौड़ने के बाद ऋतिक का शरीर थक गया था और वो रास्ते में ही रुककर से गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसे सोए कितना समय बीत गया था और जब उसकी आंख खुली तो सवेरा हो गया था। वो एक विशाल पेड़ के नीचे लेटा हुआ था जिसके ऊपर बहुत सी लताएं लटक रही थीं। साथ ही ऋतिक को एहसास हुआ कि उसके शरीर पर एक और कोमल शरीर पड़ा हुआ था। पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ, फिर एक पल के बाद उसे होश आया। ऋतिक ने करीब से देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने कब रूही को अपने गले से लगा लिया था। रूही इस समय भी सो रही थी और उसके कोमल और गोरे चेहरे पर आंखें कसकर बंद थीं। उसके शरीर पर हल्की सी खुशबू थी और ऋतिक एक गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओह ठीक है। वो कल दौड़ता रहा और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह रास्ते में ही सो जाएगा। तभी रूही की आंखों में मूवमेंट होने लगी। जब ऋतिक ने देखा कि रूही जाग रही है तो वो दूर जाकर खड़ा हो गया। अगर रूही को पता चला कि उसने उसे सोने के लिए गले लगाया था तो रूही उसे जिंदा ही जला देगी। ऋतिक को भूख लगने लग जाती है, लेकिन आसपास कोई पानी का स्रोत नहीं था और उसे कोई जानवर भी नहीं दिखा। इसी बीच रूही ने पहले ही अपनी आंखें खोली थीं और जब उसने ऋतिक को देखा तो उसकी आईब्रोज सिकुड़ गईं। उसके हाथ में लगी लॉन्ग स्वॉर्ड सहज रूप से ऋतिक की ओर इशारा कर रही थी। ये मैं हूँ। ऋतिक ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो तुरंत शॉक में चला गया। लॉन्ग स्वॉर्ड उसके गले पर थी और कभी भी उसके धड़ को उसके शरीर से अलग करने वाली थी। जब रूही ने ऋतिक को देखा तो वो थोड़ी हैरान हो गई। फिर उसने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड वापस ले ली और उसे जमीन पर गाड़ दिया।
तुम ठीक हो? कृतिक ने एक राहत की सांस ली और रूही से पूछा। रूही ने हाँ में आना सर हिला दिया। मुझे शायद 2 दिन और चाहिए। उस लाइटनिंग तेंदुए का हमला बहुत पावरफुल था। अगर वो पूरी तरह से ठीक होना चाहती तो शायद उसे 2 दिन का समय और चाहिए होगा। कुछ देर बाद उन्हें पास से एक आवाज सुनाई दी। ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया। क्या ये फिर से वही वॉरियर हो सकते हैं? मॉन्स्टर। रूही ने उस दिशा में देखा और ऋतिक से कहा। रूही के इतना कहते ही जो लॉन्ग स्वॉर्ड जमीन में धसी हुई थी वो उड़कर ऋतिक की ओर चली गई। समय तेजी से बीतता गया और इन 2 दिनों के दौरान ऋतिक ने रूही की लॉन्ग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और उसकी गाइडेंस के तहत कई मॉन्स्टर्स को मारता रहा। ये लड़की सच में काफी खतरनाक थी। वो छोटी थी लेकिन उसे सभी प्रकार के मॉन्स्टर्स की आदतों और उनके हमला करने के तरीकों की पूरी समझ थी। ऋतिक को ये भी याद नहीं थे कि उसने कुल कितने मॉन्स्टर्स को मार डाला था। 2 दिन बाद मॉर्निंग में ऋतिक लेवल 9 पर पहुंच गया था। वो जल्दी से अपनी डिटेल्स चेक करने लगा। नाम ऋतिक अल्हावत। लेवल 9। एक्सपीरियंस पॉइंट्स 11,280। अगले लेवल में जाने के लिए पोटेंशियल पॉइंट्स 1008। स्ट्रेंथ 67। फिजिक 40। स्पीड 40। स्किल सुपर आई स्किल। एंगर पॉइंट्स 0 आउट ऑफ 100। ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 588 इंच। क्या तुम्हें ये एनर्जी क्रिस्टल चाहिए? ऋतिक के हाथ में एक बोरी थी जिसमें कई सारे एनर्जी क्रिस्टल्स थे। रूही ने ना में अपना सिर हिलाया। इस समय वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और थोड़ी उदास लग रही थी। हे तुम कहाँ जा रही हो? ये देखकर कि रूही अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड के साथ दूसरी दिशा में जा रही थी, ऋतिक ने उससे पूछा। कुछ दिन एक साथ बिताने के बाद ऋतिक को पता चला था कि रूही केवल ऊपर से कठोर दिखती थी, उतनी थी नहीं। लाइटनिंग तेंदुआ। रूही ने पलटकर उससे कहा। तुम अभी भी उस जानवर को मारने जा रहे हो? ऋतिक को उस लाइटनिंग तेंदुए के बारे में सोचकर ही सिरदर्द हो रहा था। मैं कभी फेल नहीं हो सकती, रूही ने उदास होते हुए जवाब दिया। पावर्स के वापस आ जाने के बाद वो काफी पावरफुल दिखाई देने लगी थी। इसके अलावा अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगी तो तुम्हें मार डालूंगी, रूही ने दूसरी दिशा में चलते हुए कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या ही? ऋतिक थोड़ा हैरान हो गया और उसने उसी हैरानी में रूही से पूछा। यह लड़की उसी हाथ को काट रही थी जिसने उसे खाना खिलाया था। रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि उस रात जो हुआ उसके कारण ऋतिक ने उसके दिल पर एक छाया छोड़ दी थी, लेकिन उसे जल्दी से ट्रेनिंग करना थी और अपना ध्यान केंद्रित रखना था। हम अगली बार कब मिल रहे हैं? ऋतिक ने रूही की ओर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन रूही का कोई जवाब नहीं आया। हालांकि 1 मिनट की शांति के बाद दूर से एक धीमी आवाज आ रही थी। सैक्रेड रीजन। सैक्रेड रीजन? ये जगह कहाँ है? ऋतिक ने कहा, लेकिन तब तक रूही वहां से जा चुकी थी। ऋतिक ने अपना सिर हिलाया और उस छोटे बोरे को अपने कंधे पर लटका लिया, फिर दूसरी दिशा में चला गया। इन कुछ दिनों की लड़ाई के बाद उसमें थोड़ा बदलाव आया था। वो और अधिक मजबूत हो गया था और उसकी एसेशन में सुधार हुआ था। उसके लिए अब नॉर्मल इवोल्व मॉन्स्टर्स से निपटना भी आसान हो गया था। लेकिन उसे अभी भी सावधान रहना था। यहाँ आसपास ज्यादा हाई रैंक के मॉन्स्टर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ तो थे ही। अपने हाथ में जंग लगी हुई स्वॉर्ड लेकर ऋतिक वापस से जंगलों में घुस गया। अपनी प्रेजेंट की पावर्स के साथ वो चट्टानों से लताओं पर चढ़ सकता था। ऋतिक सावधानी से उस दिशा में चलता रहा और जल्द ही वह एक नदी वाले एरिया में पहुंच गया। ऋतिक और भी अधिक सावधान हो गया था।
इन 2 दिनों में मॉन्स्टर्स को मारते समय वो उस रात से उन लोगों से भी सावधान रहा था। आखिरकार उस एडवेंचर टीम में 5-6 लोग थे और वे सभी रैंक 1 के वॉरियर थे और उनका लीडर भी रैंक 2 का वॉरियर था। एपिसोड 10। दोपहर तक उसे एहसास हुआ कि वह उस एरिया पर पहुंचने वाला था जहां उसने मछली पकाई थी और वहां कुछ आवाजें आ रही थीं। ऋतिक ने तुरंत अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली। क्या ये एक इवॉल्व मॉन्स्टर है या इंसान? ऋतिक ने इस बारे में ध्यान से सोचा और फिर सावधानी से आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक से एक तेज रोशनी चमकी। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वह तेजी से नीचे झुक गया। स्विश! ऋतिक के 1-2 वाल उसके सर से कट गए थे। तुमने अपनी मौत को यहाँ भेजा है, जैक्सन ने हंसते हुए कहा। वो उस टीम के वॉरियर्स में से एक था। ये सोचकर ही ऋतिक जैसे कमजोर वॉरियर ने उन्हें बेवकूफ बनाया था, उन्हें काफी गुस्सा आया था। ऋतिक ने आसपास अपनी नजरें घुमाई और उसे एहसास हुआ कि जैक्सन अकेला था। ऋतिक को थोड़ी राहत मिली। जब तक उसके सामने कोई रैंक 2 का वॉरियर नहीं था, ऋतिक के पास एक मौका हो सकता था उसे जान से मारने का। जैक्सन की स्वॉर्ड एक सांप की तरह थी जो ऋतिक पर घूम रही थी। ऋतिक ने उसके वार को ब्लॉक करने के लिए अपनी जंग लगी हुई स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। डांग! मेटल्स के टकराने की तेज आवाज हुई और ऋतिक की स्वॉर्ड पर लगा जंग काफी हद तक गिर गया। लंबी स्वॉर्ड सांप की तरह ऋतिक की ओर लहराती रही। ब्रोंज स्किल स्पिटिंग व्हाइट स्नेक! जैक्सन हंसा जब उसने अपनी स्वॉर्ड को सांप की तरह ऋतिक की स्वॉर्ड के चारों ओर लपेटते हुए देखा और ऋतिक के हाथ पर वार करता रहा। अगर ऋतिक ने अपना हथियार नहीं फेंका तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ऋतिक ने भी खतरे को भांप लिया और अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली, फिर अपना पैर उठाया और जैक्सन के पेट पर एक लात मार दी। कमजोर! जैक्सन ने उसका मजाक बनाया और अपने बाएं हाथ से तुरंत उसके बार को रोक लिया। एक रैंक 1 के वॉरियर के रूप में उसकी फिजिकल एबिलिटी काफी अच्छी थी, इसलिए ऋतिक की किक से उसे चोट लग पाना मुश्किल थे। हालांकि थोड़ा अजीब हुआ, जिस हाथ से जैक्सन ने उसकी किक को रोका था उसमें चड़चड़ाने की आवाजें सुनाई दी। तेज दर्द से जैक्सन का चेहरा लाल हो गया और उसकी स्वॉर्ड, जो ऋतिक के ब्लेड के चारों ओर लिपटी हुई थी, तुरंत वापस ले ली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? एक बिगिनर वॉरियर जो कोई भी स्किल नहीं जानता था, उसकी एक किक से उसका बायां हाथ टूट गया। ये कितना पावरफुल था! जैक्सन की आंखों में एक खतरे का आभास हुआ। उसने अपने दुश्मन को कम आंक लिया था और उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस बार वो दोबारा वही गलती नहीं करेगा। आखिरकार ऋतिक एक बिगिनर वॉरियर था और भले ही जैक्सन का बायां हाथ टूट गया हो, ऋतिक उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाएगा। जैक्सन ने अपने दाहिने हाथ से स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी और जैसे ही ऋतिक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जैक्सन ने उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड फेंक दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और ऋतिक के सीने पर चाकू मारने में कामयाब हो गया। ऋतिक हल्के दर्द में करहाया और उसके आर्मोर में एक कट आ गया था। केवल एक ही बार से अपने दुश्मन को घायल करने के बाद जैक्सन को एक बार फिर कॉन्फिडेंस आ गया। ऋतिक एक कमजोर लड़का था और वो उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। हालांकि ऋतिक की रिएक्शन स्पीड काफी तेज थी और हर बार जब जैक्सन की स्वॉर्ड उसके कमजोर हिस्से पर वार करती तो ऋतिक उसे चकमा दे देता था। लेकिन एक बात थी जो जैक्सन ने नोटिस की थी, ऋतिक जानबूझकर अपने ऊपर हमला करने दे रहा था। वो तभी डॉज करता था जब हमला उसके कमजोर हिस्से पर होता था। भाड़ में जाओ! इतनी बार अपना निशाना चूकने के बाद जैक्सन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन अचानक से ऋतिक, जो हमलों से बच रहा था, उसने सीधे जैक्सन पर अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड से हमला किया।
तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उस जंग लगे ब्लेड से काट कर मार डालोगे, है ना? बैटल ब्लेड बहुत तेजी से आगे बढ़ा और हवा में कटते ही एक तेज आवाज निकली। डांग। जैक्सन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहता था और ऋतिक की स्वॉर्ड को चारों ओर लपेटना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक पावरफुल फोर्स उसे उसकी स्वॉर्ड को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। एक तेज का धमाका हुआ और लॉन्ग स्वॉर्ड सीधे उसके कंधे पर लगी और उसका हाथ कट गया। किसने कहा कि जंग लगा ब्लेड मार नहीं सकता? ऋतिक ने मुस्कुराते हुए जैक्सन से कहा। एक बिगिनर वॉरियर और रैंक 1 के वॉरियर के बीच अभी भी काफी अंतर था। सबसे बड़ा अंतर ये था कि रैंक 1 का वॉरियर अपनी स्किल विकसित कर सकता था। ऋतिक ने ये आइडिया पहले ही सोच लिया था। वो लगातार उसके हमलों को चकमा देता रहा और अपने एंगर पॉइंट्स को बढ़ाता रहा। अपनी पावर अप स्ट्राइक के सामने जैक्सन के पास रिएक्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। वो तुम्हें मार डालेंगे, जैक्सन कांपती हुई आवाज में बोला। अगले ही सेकंड में उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। रैंक 1 का वॉरियर मारा गया। आपको 3100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल हुए हैं। आपने लेवल 10 हासिल किया है। आपको 10 पोटेंशियल पॉइंट्स हासिल हुए हैं। कंग्रेचुलेशंस मास्टर, अपने लेवल 10 हासिल किया है। आपको फ्यूरी स्किल कार्ड हासिल किया है। सिस्टम की आवाज सुनकर ऋतिक का खुशी का ठिकाना नहीं था। लेवल 10। आखिरकार वह 10 पर पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे एक स्किल कार्ड हासिल हुई थी। ऋतिक ने उस फ्यूरी स्किल नाम की तकनीक को एग्जामिन किया और उसे पता चला कि वो स्किल उसे 10 मिनट के लिए उसकी पावर को बढ़ा सकती थी, हालांकि उसके बाद वो उसे काफी कमजोर कर देती। ऋतिक को अंदाजा नहीं था कि वो स्किल उसकी पावर्स को कितना बढ़ा देगी, लेकिन फिर उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और 10 पोटेंशियल पॉइंट्स को अपनी स्पीड में जोड़ दिया। उसकी स्पीड 40 पॉइंट्स से बढ़कर 50 पॉइंट्स हो गई थी। लेकिन इससे पहले कि ऋतिक अपनी खुशी मना पाता, उसे कुछ महसूस हुआ। एक आवाज हुई और आसपास के पेड़ जमीन पर गिर गई। ऋतिक की आईब्रोज सिकुड़ गई और वो तुरंत साइड हो गया। फिलहाल उसे इसी बात की खुशी थी कि उसने अपनी स्पीड में 10 पोटेंशियल पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, वरना वो उस हमले से तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता। जैक्सन एक आदमी दौड़कर गया और उसने तुरंत जैक्सन की लाश को देखा जो 2 टुकड़ों में कटी हुई थी। वो दृश्य काफी भयानक था। ये तो वही लड़का है। उस आदमी ने ऊपर देखा और थोड़ी दूरी पर उसे ऋतिक दिखाई दिया। ब्रूना पास के पेड़ से नीचे कूदा। उसकी वो सिल्वर स्किल ब्लेड ऑफ द विंड ऋतिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाई और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई। ये लड़का इतना तेज कैसे हो सकता है? साथ ही उसे दूर से देखने पर पता चला कि ऋतिक की पावर्स काफी अलग लग रही थी। जैक्सन की लाश को देखकर ब्रूना की आंखों में एक बेरहमी झलक रही थी। वो इस लड़के को जिंदा नहीं रहने देगा। आओ मिलकर हमला करें और उसे मार डालें। ब्रूना की भौहें तन गई और वो ऋतिक को मारने के लिए दौड़ा। उसकी भागने की स्पीड काफी तेज थी। रैंक 1 और रैंक 2 के वॉरियर के बीच की ताकत में बहुत अंतर था। ऋतिक ने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई थी और अपने बचाव के लिए वो उसका इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन ब्रूना ने पहले ही उस पर अपने खंजर से हमला कर दिया था और ऋतिक की स्वॉर्ड को 2 टुकड़ों में काट दिया था। वायलेंट शेडो सेवर ब्रूना ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और चिल्लाया और अपनी सिल्वर स्किल का इस्तेमाल किया। उसका हाथ कई हाथों में बदल गया था और ये पता लगा पाना मुश्किल था कि कौन सा हाथ असली था। ऋतिक को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। ब्रूना की रैंक और उसकी रैंक में बहुत बड़ा अंतर था। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने हाल ही में हासिल की हुई फ्यूरी तकनीक को एक्टिवेट कर दिया।
भाड़ में जाओ, ब्रूना चिल्लाया। उसी समय ऋतिक को अपने शरीर में एक असीमित एनर्जी बहती हुई महसूस हुई। उसकी आर्म्स काफी पावरफुल हो गई और उसकी रिएक्शन स्पीड तेज हो गई। वो तुरंत पीछे हो गया और उसके हमले से बच गया। अनेकों सेवर उस पर हमला कर रही थी, लेकिन जब तक वे उसे छूती नहीं थीं, वो ठीक था। इस समय ऋतिक एक पेड़ के ऊपर छिप गया था। कहाँ गया? ब्रूना की आंखें हैरानी में चौड़ी हो गईं। ऋतिक की स्पीड काफी तेज थी और ब्रूना को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ गया। लेकिन कैसे? ऋतिक की गति में अचानक इतनी बढ़त कैसे हुई जो उसके जैसे रैंक 2 के वॉरियर की स्पीड के बराबर थी? बाकी के 4 लोगों ने आस-पास देखा, लेकिन पेड़ हरे भरे थे और पेड़ों के ऊपर पत्तियां घनी थीं। अगर कोई उनके अंदर छिप जाए तो वे उसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आसपास कोई हलचल नहीं हो रही थी और उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऋतिक कहाँ गया। उसे ढूंढो। ध्यान से। ब्रूना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये सोचकर कि एक कमजोर लड़के ने दोबारा से उसे बेवकूफ बना दिया था। ऋतिक अभी भी पेड़ के ऊपर छिपा हुआ था और अपनी सांसों पर कंट्रोल किए हुए था। ऋतिक काफी ज्यादा सरप्राइज था। उसकी ताकत पहले से दोगुनी हो गई थी, लेकिन 4 रैंक 1 के वॉरियर्स और 1 रैंक 2 के वॉरियर को मारना अभी भी थोड़ा मुश्किल था। उन्हें मारने का केवल एक ही तरीका था। ऋतिक ने देखा कि उन 4 वॉरियर्स में से एक के पास भला था और उसके पास एक भाले की स्किल थी। अगर वो उसके भाले को छीन लेता है तो हो सकता था वो उन्हें मार पाए। सब लोग अलग अलग हो जाओ। ब्रूना की आंखों में एक बेरहमी थी। वो जानता था कि ऋतिक यहाँ आसपास के पेड़ों के ऊपर ही छिपा होगा और एक बार भी कोई हलचल होने पर ब्रूना को तुरंत इसका एहसास हो जाएगा। ब्रूना की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग जगह पर ऋतिक को तलाश करने लगे। बढ़िया। लंबा भाला पकड़े हुए आदमी ऋतिक की दिशा में आ रहा था। जब वो ठीक ऋतिक के नीचे पहुंचा तो ऋतिक के अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर छलांग लगाई। वहां शोर सुनकर ब्रूना तुरंत उस दिशा की ओर मुड़ गया। उस वॉरियर के पास रिएक्ट करने का समय नहीं बचा था और ऋतिक पहले भी उसके ऊपर कूद चुका था। ऋतिक ने अपने पैर उस आदमी की गर्दन के चारों ओर लपेट दिए, फिर उसे जबरदस्ती जमीन पर धकेल दिया। खच! ऋतिक ने ताकत लगाकर उस आदमी की गर्दन को 90 डिग्री में घुमा दिया। उस आदमी की आंखें डर से चौड़ी हो गईं और ऐसा लग रहा था जैसे वह गुस्से में मर गया हो। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक ने तुरंत उस आदमी से लंबा भाला ले लिया। वो एक चांदी का भाला था और ऋतिक को अंदाजा नहीं था कि वो किस मेटल से बना हुआ था। भाले की नोक बेहद तेज थी और यहाँ तक कि ठंडी चमक भी छोड़ रही थी। हालांकि उसने पहले कभी भाले का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन भाले की तकनीक तुरंत उसके दिमाग में आ गई। कमीने! भाड़ में जाओ! एक वॉरियर को गुस्सा गया जब उसने देखा कि ऋतिक ने उसके साइडर को मार दिया था। उसने अपने बैटल ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और ऋतिक पर हमला कर दिया। इस दुनिया में मेन रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार या तो सेवर थे यानी ब्लेड या फिर स्वॉर्ड थी, लेकिन भाले का इस्तेमाल ज्यादातर लोग नहीं करते थे। पेन! जब उस आदमी ने ऋतिक पर हमला किया तो ऋतिक ने उसे ब्लॉक करने के लिए भाले को आगे कर दिया। अचानक से इतना फोर्स लगने से उस आदमी का ब्लेड उसके हाथ से छूट गई। एपिसोड 11। तभी ऋतिक ने अपने भाले से हमला किया और उसकी आंखें में एक रोशनी जलने लगी। 100 बर्ड फेसिंग फिनिक्स! ऋतिक ने चिल्लाते हुए अपनी फाइनल स्किल कास्ट की। उसी पल ऋतिक की सारी एनर्जी उस स्किल को कास्ट करने में लग गई। उसे तुरंत थोड़ी थकावट महसूस हुई, लेकिन भाले की नोक से ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज्वाला उगल दी हो। पिंग! उसके भाले की स्किल से एक तेज रोशनी हुई और हवा में जली हुई स्मेल फैल गई।
आग की लपटें एक धधकते हुए पक्षी में बदल गईं जो सीधे उस आदमी के शरीर पर लगीं। ओह नो! उस आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये किस टाइप की स्किल थी? उसके पास सोचने का समय नहीं था और उसने भी अपनी स्किल कास्ट की। यह एक ब्लेड काटने की एक स्किल थी जो हवा में एक बड़ा तूफान ले आता था। हालांकि वो ज्यादा असरदार नहीं थी, लेकिन हो सकता था वो उस स्किल से उस आग को बुझाने में कामयाब हो जाए और फिलहाल उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। पिंग, लेकिन उसकी स्किल का उस बर्ड पर कोई असर नहीं हुआ और उसने उसके शरीर को आग की लपेटों से ढक लिया। दर्द में वो आदमी करहाने लगा। हालांकि वो आग उसे जान से नहीं मार पाती, लीन ऋतिक ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने भले को उस आदमी के शरीर में भाग दिया। वो भला सीधे उसके सीने के आर पार हो गया। रैंक 1 वॉरियर मारा गया। क्या ब्रूना और बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक में थे। उसकी स्किल काफी अलग थी और उन्हें अंदाजा हुआ कि ऋतिक को जिंदा छोड़ना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिनिक्स स्किल ऋतिक को अब कोई घबराहट नहीं हो रही थी जब उसने उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। एक आदमी, एक भाला। ऐसा लगता था मानो वो 10,000 आदमियों का मुकाबला कर सकता है। जैसा कि फीनिक्स स्किल से आशा थी, वो डायमंड स्किल में लेवल अप करके के सक्षम थी। ऋतिक को अपने भाले की नोक से असीमित पावर्स बहती हुई महसूस हो रही थी। पूरा भाला एक आवाज करता हुआ समझ आ रहा था। जैसे ही ऋतिक ने भाला लहराया, ऐसा लगा मानो हर मूव उसके दिमाग में आ गया हो। पिंग, आग की लपटों ने भाले को पूरी तरह से घेर लिया और एक विशाल जलती हुई बर्ड में चेंज हो गया। ध्यान से ब्रूना और उसकी टीम ये देखकर भौचक्की रह गई। ऐसी स्किल तो केवल गोल्ड लेवल की ही हो सकती है। मुसीबत में पड़ने की बजाय वो तुरंत वहां से भागने लगे। लेकिन अजीब बात थी कि उस जलती हुई बर्ड ने केवल अपने पंख फैलाए और गायब हो गई। धत तेरी की! हमने उसे भाग जाने दिया। ब्रूना ने ठीक उसके बगल के पेड़ पर अपनी मुट्ठी मारी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस समय ऋतिक अपनी इकलौती जिंदगी को बचाने के लिए भाग रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक चट्टान के नीचे एक टूटे हुए पेड़ के पीछे छिप गया और फिर एक राहत की सांस ली। उसे काफी थकान हो रही थी। वो पेड़ के सामने झुक गया और बुरी तरह हांफने लगा। जब उसने पहली बार फीनिक्स स्किल का इस्तेमाल किया था, तो उसे ऐसा लगा मानो उनके शरीर की सारी एनर्जी खींच ली गई हो। दूसरा बार उसने केवल उन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया था, क्योंकि वो नकली था। फ्यूरी स्किल इस्तेमाल करने के बाद वो काफी थक गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब दोपहर हुई, ऋतिक को अपनी एनर्जी वापस आती हुई महसूस हुई। चांदी के भाले में दरारें पड़ गई थी। जैसे ही ऋतिक ने उसे फिर से उठाने की कोशिश की, वो भला टुकड़ों में बिखर गया। ये काफी पावरफुल स्किल है। ये एक भाले का ऐसा हाल कर सकती है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद ऋतिक ने एरिया A20 शहर लौटने के बारे में सोचा। वे लोग वहां रियल बैटल की ट्रेनिंग के लिए आए थे और अब लौटने का समय हो गया था। जैसे ही ऋतिक ऊपर की ओर चढ़ने लगा, उसने पेड़ की बड़ी शाखाओं को पकड़ लिया और लताओं को खींच लिया। ऋतिक ने आराम करने की जरा सी भी हिम्मत नहीं की। वो जानता था कि अगर वो दोबारा गिरा तो जरूर ही मारा जाएगा। प्रोफेसर राजीव शहर के गेट पर खड़े हुए थे और जब उन्होंने स्टूडेंट्स को लौटते हुए देखा तो एक राहत की सांस ली। 3 दिनों के रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग के बाद कई स्टूडेंट्स काफी पावरफुल हो गए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, ज्यादा से ज्यादा लोग वापस आने लगे। प्रोफेसर राजीव ने एक राहत की सांस। उन्हें डर था कि इस बार भी कोई मारा ना जाए। जेम्स की नजरें शहर के गेट्स की ओर जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वहां कुछ अजीब हो रहा है।
जेम्स, क्या तुमने ऋतिक को देखा? तभी प्रोफेसर राजीव ने स्टूडेंट्स को काउंट कर लिया था और तुरंत ही उनकी आईब्रोज सिकुड़ गई। उनके पास एक इंसान की कमी थी, और वो ऐसा इंसान था जिसके पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन हाल ही में वो काफी पावरफुल हो गया था। मैंने उसे नहीं देखा। जेम्स के चेहरे के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने ना अपना सिर हिलाया और फिर उसने प्रोफेसर राजीव को सार घटना बता दी। तुम कह रहे हो कि वो जंगल की गहराइयों में भाग गया? जब प्रोफेसर राजीव ने जेम्स की बात सुनी तो वे शॉक हो गए। जंगल की गहराइयों में हाई रैंक के मॉन्स्टर्स घूमते रहते थे और उनकी भी हिम्मत नहीं होती थी वहां जाने की। अगर ऋतिक उस ओर गया होगा तो वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ गया था। हो, कचरा तो कचरा ही होता है, उसे जॉम्बीज ने खा लिया होगा या किसी मॉन्स्टर ने मार डाला होगा, मेहर ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। जब उसने जेम्स को अपने भागने की बात याद करते हुए सुना तो वो थोड़ा चिढ़ गया। उस समय वो केवल एक पल के लिए डरा था और वास्तव में रैंक 1 के जॉम्बीज से निपटना उसके लिए कुछ भी नहीं था। बाकी लोग तो बस यही खुशी मना रहे थे कि ऋतिक किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, हो सकता है वो वापस आ रहा हो, प्रोफेसर राजीव ने गेट के पास इंतजार करते हुए कहा। सूरज डूब रहा था और आसमान में अंधेरा छाने वाला था। भूल जाओ, वो मर गया होगा। अभिनव खन्ना अभी भी ऋतिक से हारने को लेकर चिढ़ा हुआ था। हालांकि उसका हाथ वापस से ठीक हो गया था, लेकिन एक कमजोर लड़के से हारना, ये एक ऐसी शर्म थी जिसे जल्दी नहीं धोया जा सकता था। लेकिन जब ऋतिक मर जाएगा तो ये मामला भी भुला दिया जाएगा। किसने कहा मैं मर गया हूँ? ठीक उसी समय दूर से एक आवाज सुनाई दी। सामने से एक हैंडसम लड़का चला जा रहा था। ऋतिक। जब जेम्स ने ऋतिक को देखा तो वो बहुत खुश हो गया। लौटते समय ऋतिक को पहले ही एहसास हो गया था कि वो गलत दिशा में भाग गया था और यही वजह थी कि उसकी डेट हाई रैंक के मॉन्स्टर के साथ हो गई थी। हम्मा, तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी क्योंकि तुम मरे नहीं, मेहर ने ऋतिक का मजाक बनाते हुए कहा। लेकिन उसे ऋतिक के पास से एक अजीब सी फोर्स महसूस हो रही थी जो उसकी फोर्स को दबा रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिर से पावर हो गया हो? अभिनव थोड़ा घबरा गया, दूसरों के पीछे जाकर छिप गया। ऋतिक, क्या तुम ठीक हो? प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक के फटे हुए कपड़े देखे और उसके पास उसका बैटल ब्लेड भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उसने बहुत कुछ खेला था। मैं ठीक हूँ। ऋतिक, क्या तुमने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा? मेहर के सर्वेंट मोहन ने ऋतिक को एक बुरा लुक दिया और उसका मजाक उड़ाने का फासुला किया। बाकी लोगों ने भी ऋतिक की ओर देखा। रियल कॉम्बैट एक तरह का कंपटीशन होता था, जो लोग सबसे ज्यादा इवॉल्व मॉन्स्टर्स का शिकार करते थे और सबसे ज्यादा एनर्जी क्रिस्टल्स करते थे, उन्हें ही इनाम हासिल करने का हकदार माना जाता था। लेकिन अगर किसी के पास मेहर जितने एनर्जी क्रिस्टल्स नहीं होते तो वो इस कंपटीशन में पहली रैंक पर होता। किसने कहा मैंने एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा? ऋतिक ने अपनी भवें ऊपर उठाई और सिर हिलाया। फिर उसने अपनी पीठ पर लादे हुए बोरे को नीचे उतार लिया, जिससे सभी लोग शॉक हो गए। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर एनर्जी क्रिस्टल भरे हुए थे? असंभव। यहाँ तक कि पावरफुल बैटल के मामले में क्लास 1 का स्टूडेंट, जिसे ऑफिशियल वॉरियर बनने के सबसे करीब माना जाता है, मेहर चंदेला ने केवल 8 रैंक 1 के मॉन्स्टर्स को मारा था और 8 एनर्जी क्रिस्टल्स हासिल किए थे। ऋतिक मुस्कुराया और उसने अपनी बोरी खोल दी।
16 रैंक 1 के एनर्जी क्रिस्टल, 5 रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल। जब उन लोगों ने ऋतिक के पास 5 रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल देखे तो हर किसी का चेहरा शॉक के मारे फ्रीज हो गया। रैंक 2 के एनर्जी क्रिस्टल्स केवल रैंक 2 के इवोल्व मॉन्स्टर्स को मारकर ही हासिल किए जा सकते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये थी कि रैंक 2 के मॉन्स्टर्स के पास रैंक 1 के वॉरियर्स के जितनी ताकत होती थी। एक बिगिनर वॉरियर इतने सारे मॉन्स्टर्स को कैसे मार सकता है? ठीक उसी समय जब वो लोग सदमे में थे, जेम्स ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल। उस गहरे हरे रंग के एनर्जी क्रिस्टल को देखकर जेम्स को कुछ याद आया। क्या ऐसा हो सकता है कि रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर को ऋतिक ने मार डाला हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो एक रैंक 3 का इवॉल्व मॉन्स्टर था। असंभव। ये असंभव है। मेहर चंदेला तो सदमे में ही चला गया था। ऋतिक के एनर्जी क्रिस्टल्स उसके हासिल किए गए क्रिस्टल्स से कहीं ज्यादा थे, और इससे भी बड़ी बात कि ऋतिक के पास एक रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल था। प्रोफेसर राजीव, ये क्रिस्टल्स शायद इसने कहीं से खरीदे होंगे। यह इम्पॉसिबल है, अभी ने भी शॉक होते हुए प्रोफेसर राजीव से कहा। सभी लोग ऋतिक को शक भरी निगाहों से देखने गए थे। खरीदे होंगे? तो तुम भी मुझे दिखाने के लिए इन्हें कहीं से खरीद क्यों नहीं लेते? ऋतिक ने अभी का मजाक बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हर कोई तुरंत चुप हो गया। रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल की कीमत इतनी ज्यादा थी कि उनमें से कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है, इस बार सभी के नतीजे मेरी उम्मीदों से बढ़कर रहे। चलो हम सब पब में चलते हैं, प्रोफेसर राजीव ने कहा। एरिया A20 का पब कोई रियल पब नहीं था, बल्कि स्वतंत्र रूप से सौदा करने और मिशन स्वीकार करने का स्थान था। पब बहुत विशाल था और आसपास बहुत सारे कंप्यूटर थे। कंप्यूटर के माध्यम से लोग वॉरियर यूनियन वेबसाइट तक पहुंच सकते थे, जहां वे तकनीकें खरीद सकते थे और हथियार, क्रिस्टल आदि खरीद सकते थे। लेकिन इनका यूज केवल एग्जाम पास करने के बाद ही किया जा सकता था। ये केवल ऑफिशियल वॉरियर्स के लिए था। स्टूडेंट्स, आपके सभी एनर्जी क्रिस्टल मार्केट बॉस को बेचे जा सकते हैं, या आप ऑफिशियल वॉरियर बनने तक इंतजार भी कर सकते हैं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्किल कार्ड का यूज करके एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर राजीव ने सभी स्टूडेंट्स से कहा। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स ने उन्हें बेचने का ऑप्शन चुना था। एक रैंक 1 का एनर्जी क्रिस्टल लगभग 1000 यूनियन कॉइन्स का था। कुछ क्रिस्टल बेचकर और कुछ हजार यूनियन कॉइन्स प्राप्त करना उनके लिए 1 महीने तक खाने खर्चे के लिए काफी था। सच में तुम्हारे पास रैंक 3 का एनर्जी क्रिस्टल है? पब मालिक शौक रह गया जब उसने ऋतिक के पास रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल को देखा। वो जानता था कि एकेडमी के स्टूडेंट्स हर साल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, लेकिन उसे कभी कोई ऐसा छात्र नहीं मिला जो रैंक 3 के एनर्जी क्रिस्टल प्राप्त करने में सक्षम हो। यह उसकी उम्मीदों से पूरी तरह से बाहर था। इसका मुझे कितना मिलेगा? ऋतिक ने पूछा। रैंक 3 के रंग बदलने वाले अजगर का एनर्जी क्रिस्टल? ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। 5 लाख कैसे रहेंगे? बॉस ने पूछने से पहले थोड़ा सोचा। 5 लाख? कीमत सुनकर सभी वॉरियर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 लाख? ये कीमत काफी ज्यादा थी। ओके, ऋतिक ने कहा। सभी एनर्जी क्रिस्टल बेचने के बाद ऋतिक को 6 लाख से ज्यादा यूनियन कॉइन्स हासिल हुए थे। हालांकि ये बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन ऋतिक को पता था कि ये काफी नहीं था। फ्यूचर में तकनीकें, हथियार और न जाने क्या क्या खरीदते समय ये उससे भी कहीं अधिक यूनियन कॉइन्स खर्च कर देगा। ऋतिक को पता था कि ये काफी नहीं था। फ्यूचर में तकनीकें, हथियार और न जाने क्या क्या खरीदते समय ये उससे भी कहीं अधिक यूनियन कॉइन्स खर्च कर देगा। यह कुछ 100,000 कॉइन्स वॉरियर के लिए समुद्र में एक बूंद के समान थे।
क्या वे क्लास 29 के स्टूडेंट्स? तभी एक और टीम पब में दाखिल हुई। उन्होंने युद्ध के कपड़े पहने हुए थे, जिन पर लॉरेंस एकेडमी का लोगो लगा हुआ था। वो लोग एक ही एकेडमी से थे और रियल कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हुए थे। क्लास 1 जेम्स ने देखा और अपनी आईब्रोज सिकोड़ी। कक्षा 1 के स्टूडेंट्स को काफी पावरफुल माना जाता था। वो लोग बिगिनर वॉरियर्स के चरम पर होते थे। ऐसा कहा गया था कि कुछ ऐसे भी प्रतिभाशाली लोग थे जो पहले से ही ऑफिशियल वॉरियर के लेवल के थे। बस कूड़े का ढेर है, उनके बारे में क्या ही बात करनी। उन लोगों की बातें सुनकर क्लास 29 का मॉनिटर होने के नाते महर को काफी गुस्सा आया और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या महर चंदेला, सिर्फ अपनी ताकत के दम पर तुम मुझे हराना चाहते हो? एक लड़के ने उसकी हरकतें देखीं और उसका मजाक बनाते हुए कहा। उसका नाम रजत ओबरॉय था और वो पहले से ही एक ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट पर था। लॉरेंस एकेडमी की लड़ाकू ताकत रैंकिंग में उसे 108वां स्थान दिया गया था। लॉरेंस एकेडमी के हजारों स्टूडेंट्स के बीच की ये रैंकिंग पहले से ही बेहद पावरफुल थी। महर की रैंकिंग हजारों में थी और वो उससे लड़ने के काबिल नहीं था, इसलिए उसकी उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हमारे काम रोड़े अटकाओ। ठीक इसी समय दूसरी ओर से एक और आवाज सुनाई दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? जेम्स ने गुस्से से पूछा। वो अभी भी डिस्प्ले स्क्रीन पर मिशनों को देख रहा था और देखना चाहता था कि क्या वो कोई इनाम जीत सकता है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे धक्का दे दिया। क्या तुम लड़ना चाहते हो? ये देखकर कि जेम्स कितना गुस्से में था, जिस लड़के ने उसे दूर धकेला था उसने उसका मजाक बनाया। तुम? जेम्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं क्योंकि उसका दिल गुस्से से भर गया था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था। उसके सामने वाला इंसान एक मिडिल वॉरियर था और उसकी ताकत का सामना करना नामुमकिन था। कक्षा 29 के सभी स्टूडेंट्स, तुम सब के सब अभी कमजोर हो। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम वैसे ही रहोगे, एक कमजोर। अरे हाँ, मैंने सुना है कि वो कमजोर ऋतिक तुम्हारी क्लास में है, जैसा कि एक घटिया क्लास में होते हैं। अजय सबरवाल ने उन लोगों का मजाक बनाया। माफ करना दोस्त। तभी अजय के कानों में एक आवाज सुनाई दी। अजय ने मुड़कर देखा तो वहां ऋतिक खड़ा हुआ था। 3 दिनों की ट्रेनिंग के बाद ऋतिक का स्वभाव बदल गया था। माफ करना मतल, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एक पंच उसकी ओर बढ़ने लगा। एक कमजोर बिगिनर वॉरियर, तुम मरना चाहते हो मेरे हाथों से? पहले तो अजय हंसा, फिर अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी भींच ली और उसका पंच ऋतिक के पंच से टकरा गया। टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ। अजय को पता था कि उसका पंच ऋतिक के हाथ को तोड़ कर रख देगा, लेकिन वो शॉक हो गया जब उसे अपने हाथ में दर्द महसूस हुआ और ऋतिक के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। अजय ने ज्यादा नहीं सोचा और ऋतिक को एक किक मारने के लिए अपने पैर से उसके सीने पर हमला किया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऋतिक को पहले से ही उसके हमला का अंदाजा हो गया। ऋतिक तुरंत पीछे हटा और उसने रिवर्स किक मारी और अजय को दूर धकेल दिया। यह कैसे पॉसिबल है? अजय के चेहरे पर शॉक के एक्सप्रेशन थे। वही ऋतिक ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुपर आई स्किल कास्ट करने लगा। अजय की स्ट्रेंथ ऋतिक की स्ट्रेंथ से ज्यादा थी, लेकिन स्पीड के मामले में ऋतिक उससे आगे था। लगता है तुम उतने भी कमजोर नहीं हो। अजय का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी सारी एनर्जी एक्टिव कर दी। एक एक्सप्लोसिव पंच, चिल्लाते हुए अजय ने ऋतिक पर हमला किया। जैसा कि उस स्किल का नाम था, उसके हर मुक्के में हल्के ब्लास्ट हो रहे थे। एक्सप्लोसिव पंच एक इंसान की हड्डियों को तोड़ सकता था और उनकी इंटरनल मांसपेशियों को नष्ट कर सकता था, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती थी। ऋतिक ने तुरंत ही अपनी आईब्रोज सिकोड़ ली।
वो जानता था कि तकनीक सीखना कितना मुश्किल था और केवल ऑफिशियल वॉरियर ही उनसे समझने में कामयाब हो पाते थे। अजय ने एक्सप्लोसिव पंच स्किल को काफी अच्छे से समझा था और उसके हमले भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। बैंग 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 लगातार वैक्यूम ब्लास्ट पंच की बारिश होने लगी और ऋतिक के पास उनसे बचने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये कितना पावरफुल हो गया है। लड़ाई को देखते हुए मेहर का चेहरा शॉक हो गया था। असल बात तो ये थी कि वो भी उन एक्सप्लोसिव पंचेस से बच नहीं पाता, लेकिन ऋतिक अजय के हमलों का अनुमान लगाने और हर हमले से बचने में सक्षम था। ओह नो! ऋतिक को पता चला कि फ्यूरी तकनीक केवल 3 दिन में एक बार ही यूज होती थी। ये जानकर वो थोड़ा निराश हो गया। अजय बनरवाल खुशी से मुस्कुराया। क्लास 29 का एक कमजोर स्टूडेंट वास्तव में उनसे लड़का चाहता था, लेकिन अगले ही पल ऋतिक ने इसी मौके का फायदा उठाया और अजय के दाहिने हाथ को डॉच किया और उसके दूसरे हाथ पर हमला किया। जैसे ही अजय का हाथ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा, एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी। आह! अजय दर्द में करहाते हुए चीख। तुमने क्लास 1 के लोगों को पीटने का साहस किया, इसे मारो! लड़ाई का नतीजा देखकर क्लास 1 गुस्से से भड़क उठी और दहाड़ने लगी। तुम सब क्या कर रहे हो? जेम्स और दूसरा स्टूडेंट आगे जाने लगे। हालांकि पहले उनमें बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन थे तो वे भी एक जवान ही, और कोई उनकी जवानी पर दाग लगाए तो वे चुप कैसे बैठ सकते थे। जब दोनों क्लासेस के स्टूडेंट्स एक दूसरे के आमने सामने थे, प्रोफेसर राजीव और क्लास 1 के प्रोफेसर प्रताप अंदर आ गए। तुम सब क्या कर रहे हो? प्रोफेसर प्रताप ने सख्ती के साथ उन लोगों से सवाल किया। प्रोफेसर प्रताप, क्लास 29 में से किसी ने अजय बनरवाल का हाथ तोड़ दिया, एक लड़के ने जवाब दिया। फिर उसने ऋतिक की ओर घूरकर देखा। प्रोफेसर, इन्होंने ही ऋतिक को बुरा भला कहा था और धक्का भी दिया था और हमारी क्लास को कचरा भी बोला, जेम्स ने अपनी क्लास की सफाई देते हुए कहा। प्रोफेसर राजीव की आईब्रोज सिकुड़ गई और उन्होंने अपना हाथ लहराया। वो जेम्स की ओर मुड़े और बोले, मुझे विस्तार से बताओ कि क्या हुआ था। जेम्स ने अपना सिर हिलाया और कुछ भी बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कहा। उन्होंने प्रोफेसर को वो सारी बातें बताई जो वहां पर हुई थी। प्रोफेसर राजीव पहले से ही गुस्सा थे जब उन्होंने सुना कि अजय ने उनकी क्लास का मजाक उड़ाया था। उन्हें ये सुनकर थोड़ा तसल्ली हुई कि ऋतिक ने उस लड़के का हाथ तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये तसल्ली अपने चेहरे पर नहीं आने दी। तुम्हें अपने कलीग के साथ लड़का नहीं चाहिए था ऋतिक। प्रोफेसर राजीव ऋतिक के सामने गए और थोड़ा नाटक करते हुए बोले, ये क्या है? आपकी क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स हैं? क्लास 1 का कोई स्टूडेंट गुस्से से बोला। ऋतिक, जल्दी से उससे माफी मांगो, प्रोफेसर राजीव ने कहा। उन्होंने ऋतिक से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ऋतिक के नाम पर जोर दिया। कलीग अजय, मार करना, मुझे अभी इतना जोर से नहीं मारना चाहिए था। ऋतिक ने अजय से माफी मांगी, जो अभी भी दर्द से कराह रहा था। ऋतिक की बात सुनकर उन सभी के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। ये माफी मांग रहा था या बेइज्जती कर रहा था? तुम्हारा नाम क्या है? प्रोफेसर प्रताप ने ऋतिक को घूरते हुए उससे सवाल किया। हम? क्या आपको नहीं पता? क्या मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना होगा? ऋतिक ने अपनी आईब्रोज सिकोड़ते हुए जवाब दिया। मैं वही हूं जिसे ये लोग कमजोर कह रहे थे, ऋतिक अल्हावत। ऋतिक अल्हावत? जब उन्होंने उसका नाम सुना तो वे हैरान हुए बिना रह नहीं सके। उन्हें पता था ऋतिक लॉरेंस एकेडमी का सबसे हाई रैंक का स्टूडेंट था, लेकिन लास्ट से हर कोई ऋतिक को जानता था क्योंकि वो सबसे कमजोर था। इस समय क्लास 1 के कई स्टूडेंट्स के चेहरे गुस्से से लाल हुए पड़े था। उन्हें काफी अपमान और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तुम सच में ऋतिक अल्हावत हो? विवेक शर्मा ने थोड़ा चिढ़ते हुए ऋतिक से कहा।
उसने एकेडमी के सबसे निचली रैंकिंग वाले स्टूडेंट का नाम सुना था, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऋतिक से इस हालत में मिलेगा। इसके अलावा उसने अजय का हाथ भी तोड़ दिया था। भले ही अजय ने अपने दुश्मन को कम आंका था और इसमें ऋतिक की किस्मत का भी साथ था। विवेक शर्मा को अंदाजा हो गया था कि ऋतिक इतना भी कमजोर नहीं था जितना कि लोग उसे समझाते हैं। माफ करना दोस्त, मैंने कुछ ज्यादा ही पावर्स का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे इलाज का खर्च उठाऊंगा, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए अजय से कहा। तू? ऋतिक की बात सुनकर अजय का चेहरा गुस्से से इतना लाल हो गया कि उसके मुंह से खून निकलने लगा। अपनी मौत को दावत दे रहे हो लड़के? जब एक स्टूडेंट ने ऋतिक की घमंड भरी बातें सुनी तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। फिर वो ऋतिक की ओर बढ़ने लगा। रुक जाओ, प्रोफेसर प्रताप ने अपनी भवें ऊपर करी और चिल्लाए। प्रोफेसर प्रताप की आवाज सुनकर वो लड़का पीछे हट जाता है। यहाँ हमारी लॉरेंस एकेडमी को शर्मिंदा मत करो। दोनों पक्षों की गलती है और ऋतिक ने पहले ही माफी मांग ली है, इसलिए बहस यही खत्म करो। प्रोफेसर प्रताप नहीं चाहते थे कि मामला ज्यादा आगे तक जाए, इसलिए उन्होंने सभी को समझाते हुए कहा। ऋतिक अल्हावत, क्या तुम लास्ट बैटल ट्रेनिंग के लिए आने की हिम्मत करते हो? अजय ने दांत पीसते हुए ऋतिक से कहा। हर सेशन के लास्ट में रैंकिंग का दौर आयोजित किया जाता था और जो 100 की रैंक्स पर होते थे उन्हें एकेडमी से कई सारी तकनीकें और संसाधन प्राप्त होते थे। क्यों नहीं, जरूर, ऋतिक ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया। जरूर, मुझे इंतजार रहेगा, अजय बनरवाल ने अपनी आंखों में क्रूर चमक के साथ कहा। उसके बाद क्लास 1 वहां से चली जाती है। बाकी बचे लोग आंखें फाड़े ऋतिक को घूर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक क्लास 1 के पावरफुल अजय बनरवाल को हरा पाएगा। बहुत बढ़िया ऋतिक, तुमने इस आदमी का हाथ तोड़ दिया, जेम्स ने ऋतिक के कंधे को थपथपाया और कहा। इस समय प्रोफेसर रजीब भी तारीफ भरी नजरों से ऋतिक को देख रहे थे। प्रोफेसर रजीब को उम्मीद नहीं थी कि ऋतिक वास्तव में इतने कम समय में इतना सुधार कर लेगा। सभी स्टूडेंट्स जाकर अपनी बैटल पावर्स को चेक करें, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोगों ने कितना सुधार किया है, प्रोफेसर रजीब ने कहा। वॉरियर्स की पावर्स को चेक करने के लिए कई मशीनें बनी हुई थी। वे मशीनें वॉरियर्स की स्ट्रेंथ, फिजिक, स्पीड और उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें स्कोर देती थी। जिसका स्कोर जितना ज्यादा होगा उसका शरीर उतना ही पावरफुल होगा। लेकिन रियल कॉम्बैट में ये जरूरी नहीं था कि ज्यादा पावर्स ही सब कुछ होती है। कई जीनियस ऐसे भी होते हैं जो कम पावरफुल होते हुए भी अपने से ज्यादा पावर्स वाले इंसान को हरा सकते हैं। पब में कई तरीके की हाई टेक्नोलॉजी मशीनें रखी हुई थी। सभी स्टूडेंट्स उन मशीनों के पास जाकर अपनी ओवरऑल स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे। प्रोफेसर राजीव उन सभी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को एक रजिस्टर में लिख रहे थे। लिखते समय उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। एपिसोड 13। अभी शौर्य, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 450। रवि राज, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 389। यांग तियान, बिगिनर वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 469। आह यार, मेरी ओवरऑल स्ट्रेंथ तो केवल 20 पॉइंट ही बढ़ी है, जेम्स ने थोड़ा परेशान होकर कहा। फिर भी ये काफी अच्छा है, प्रोफेसर रजीब ने उसकी ओर सर हिलाते हुए कहा। सभी के टेस्ट हो जाने के बाद प्रोफेसर रजीब ने देखा कि सभी ने अपनी पावर्स में बढ़त पाई थी। उन सभी ने 20 पॉइंट्स की बढ़त की था और प्रोफेसर रजीब ये देखकर उनसे काफी अच्छे मूड में थे। मेहर चंदेला, अब तुम्हारी बारी है, प्रोफेसर रजीब ने मेहर से कहा। क्लास 29 का क्लास मॉनिटर होने के नाते मेहर चंदेला अपनी पावर्स को बढ़ाने में बाकी सबसे तेज था। प्रोफेसर रजीब भी ये देखने के लिए काफी उत्सुक थे कि मेहर ने कितनी बढ़त की थी।
महर ने अपना सर हिलाया, फिर धीरे धीरे मशीनों की ओर चला गया। मशीन स्टार्ट हुई और महर की पावर्स को एग्जामिन करने लगी। क्लास 29 के सभी लोग भीड़ लगाकर ये देखने के लिए एक्साइटेड थे कि उनके क्लास मॉनिटर महर ने कितनी बढ़त की थी। बहुत जल्द डिस्प्ले पर कुछ नंबर दिखाई देने लगे। महर चंदेला, मिडिल वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 675। मिडिल वॉरियर। महर पहले से ही एक मिडिल वॉरियर बन गया है। सभी स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आमतौर पर 300 से 600 की ओवरऑल स्ट्रेंथ वाले लोग बिगिनर वॉरियर्स थे, 600 से 800 वाले मिडिल वॉरियर्स थे और 800 से 1500 रैंक 1 के योद्धा थे। ऐसा लग रहा था जैसे महर चंदेला ऑफिशियल वॉरियर बनने के काफी करीब था। जो लोग कॉलेज में जाने से पहले ही ऑफिशियल वॉरियर की पोस्ट हासिल कर लेते हैं और जिनकी उम्र 18 साल होती है, उन्हें जीनियस कहा जाता है। प्रोफेसर रजीब ने अपना सर हिलाया। उन्हें महर से यही उम्मीद थी और वो काफी खुश लग रहे थे। महर चंदेला, चूंकि तुम एक मिडिल वॉरियर बन गए हो, इसलिए तुम कल से साधना तकनीक की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोफेसर रजीब ने कहा। जी मास्टर, महर ये सुनकर काफी खुश हुआ और हाँ में अपना सिर हिलाया। साधना तकनीक के कारण ही ऑफिशियल वॉरियर्स इतने पावरफुल होते थे। ब्रह्मांड में कई बेनिफिशियल एनर्जी मौजूद थीं और मानव उन्हें सोर्स कहते थे। सोर्स एनर्जी इंसानों द्वारा अब्सॉर्ब की जाती थी ताकि वो अपनी सेल्स की पावर्स को बढ़ा सके। इस साधना तकनीक से इंसान हवा में मौजूद सोर्स एनर्जी को अब्सॉर्बे करके अपनी मसल्स और हड्डियों को मजबूत कर सकता था। अगला, ऋतिक अल्हावत। प्रोफेसर रजीब ने अगला नाम देखा और कहा। इस समय जब सभी ने ऋतिक अल्हावत का नाम सुना तो सभी स्टूडेंट्स मुड़े और ऋतिक की ओर देखने लगे। एक समय पर वो सबसे निचली रैंक पर था, लेकिन अचानक से ही उसने सभी को चौंका दिया था। जब हारने वाले के पास थोड़ी सी भी ताकत होती है, तब भी वो हारा हुआ ही होता है। अभी महर के बगल में खड़ा हो गया और ऋतिक का मजाक बनाने लगा। अभी ने हो कहा। उसे सुनकर महर के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने भी ऐसा ही सोचा था और भले ही ऋतिक थोड़ा मजबूत हो गया हो, फिर भी वो एक बिगिनर वॉरियर था और वो बिल्कुल भी महर का मुकाबला नहीं कर सकता था। क्या अगर तुम इतने महान हो तो क्लास 1 के अजय बनरवाल का हाथ क्यों नहीं तोड़ देते, है ना? जब जेम्स ने अभी की बात सुनी तो खुद को बोलने से रोक नहीं पाया। तुम अपनी बकवास बंद करो, अभी ने गुस्से के साथ जेम्स की ओर उंगली करते हुए कहा। बस उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो जीत गया, वरना आज उसे कोई नहीं बचा पाता, अभी ने हंसते हुए आगे कहा। ऋतिक ने अपने आसपास की बातों की परवाह नहीं की और एक गहरी सांस ली, फिर मशीन के आगे जाकर खड़ा हो गया। मशीन स्टार्ट हो गई थी और ऋतिक के शरीर पर लेजर बीम्स फायर हो रही थी। बहुत जल्द मशीनों ने रिजल्ट को एग्जामिन करना शुरू कर दिया। सभी की निगाहें मशीन पर ही टिकी हुई थी। एकेडमी के सबसे कमजोर लड़के की पावर्स कितनी होंगी, सब ये जानने के लिए बेकरार थे। जल्द ही मशीन का स्मार्ट ऑब्जर्वेशन पूरा हो गया और डिस्प्ले पर कुछ नंबर दिखाई देने लगे। डांग जैसे ही आवाज गूंजी, डिस्प्ले पर शब्दों की कुछ अंक नजर आए। ऋतिक अल्हावत, मिडिल वॉरियर, ओवरऑल कॉम्बैट स्ट्रेंथ 676। ओ माय गॉड, जेम्स ने शुरू में अंदाजा लगाया था कि ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ बहुत कम नहीं होगी, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा होगी। इसके अलावा ऋतिक की ओवरऑल स्ट्रेंथ महर चंदेला से सिर्फ 1 अंक ज्यादा थी। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। महर को अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो आंखें फाड़े बस स्क्रीन को ही देखे जा रहा था। बाकी लोग भी शौक रह गए थे। उनके लिए ये किसी सोने से कम नहीं थी। एक कमजोर लड़का इतनी जल्दी पावरफुल कैसे बन सकता है?
क्या ऐसा हो सकता है कि वो इतने समय तक अपनी ताकत छुपा रहा हो? सभी लोग अब ऋतिक को अलग ही नजरिए से देखने लगे थे और उनके चेहरे पर ऋतिक के लिए कोई भी बुरा एक्सप्रेशन नहीं था। इस समय ऋतिक अपनी मुट्ठियां कसकर भींचे हुए बीच में खड़ा था। वो अभी क्लास में केवल फर्स्ट था और ये पर्याप्त नहीं था। वो एक ऑफिशियल वॉरियर बनना चाहता था। प्रोफेसर रजीब भी काफी ज्यादा शौक में थे। बहुत बढ़िया ऋतिक, आखिरकार अब हमारी क्लास में 2 मिडिल वॉरियर है, प्रोफेसर रजीब ने हंसते हुए कहा। अगली सुबह सभी लोग मेट्रो से वापस एकेडमी जाने लगे। ऋतिक और मेहर, मेरे साथ आओ। आधे दिन के सफर बाद सभी लोग लॉरेंस एकेडमी पहुंच गए थे। बाकी स्टूडेंट्स के चले जाने के बाद प्रोफेसर रजीब ने ऋतिक और माहर को अपने साथ आने को कहा। अब तुम दोनों मिडिल वॉरियर के लेवल पर पहुंच गए हो, इसलिए तुम अपने फ्यूचर के विकास के लिए अलग अलग रास्ते चुन सकते हो। प्रोफेसर राजीव मेहर और ऋतिक को मार्शल आर्ट हॉल में लाए और उनसे कहा। विकास मेहर को उनकी बात समझ नहीं आई, इसलिए वो कहता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रैंक 3 और उससे ऊपर के इवॉल्व मॉन्स्टर्स की स्किन बदल गई थी। यहाँ तक कि लेजर भी उनकी स्किन को इफेक्ट करने में असमर्थ हैं, लेकिन मानव जाति के प्रयासों से हमने अन्य ग्रहों से कुछ यूनिक मेटल्स को इकट्ठा करके नए हथियार बनाए हैं जो उनके कवच को तोड़कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपने हथियार चुन सकते हैं? ऋतिक उनकी बात को बीच में टिकते हुए कहता है। पहले वाला ऋतिक भले ही शरीर से कमजोर था, लेकिन उसमें नॉलेज बहुत थी। हाँ, प्रोफेसर रजीब ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें अपने हथियार चुनने होंगे और उन्हीं पर बनी तकनीकों को सीखना होगा, और यही एक रियल वॉरियर की पहचान होती है। स्वॉर्ड किसी की बॉडी को भेदने में माहिर होती है और हर दिशा में लोगों को चोट पहुंचा सकती है। ये हमले और अपने बचाव के लिए काफी कारगर साबित होती है। किसी की बॉडी को काटने के लिए खंजर का यूज किया जाता है। अगर इनकी तकनीकों को सीख लिया जाए तो ये काफी पावरफुल हो जाता है। प्रोफेसर रजीब, आप किस हथियार का यूज करते हैं? मेहर ने इस बारे में सोचा और प्रोफेसर रजीब से पूछा। स्टील स्टाफ, मैं स्टील स्टाफ का यूज करता हूं। प्रोफेसर रजीब आगे बढ़े और अपना एक लोहे का डंडा निकाल लिया। स्टील स्टाफ एक लोहे का डंडा होता था। भले ही ये उतना पावरफुल नहीं था जितना कि सेवर और स्वॉर्ड होती है, लेकिन अगर इनकी तकनीकें सीख ली जाए तो ये काफी ज्यादा पावरफुल साबित हो सकता था। प्रोफेसर रजीब ने अपने स्टील स्टाफ को कसकर पकड़ लिया, आए बीच में आकर खड़े हो गए। प्रोफेसर रजीब चिल्लाते हुए बोले, सिल्वर स्किल्स वर्क का स्वीप। जैसे ही उन्होंने अपना स्टील स्टाफ घुमाया, एक बड़ी परछाई बन गई और एक तेज का धमाका हुआ। स्टील स्टाफ जमीन से टकराया और पूरी जमीन हिलने लगी मानो भूकंप आ गया हो। लाजवाब। जब ऋतिक ने ये नजारा देखा तो वो काफी सरप्राइज हो गया। उसने सुना था कि प्रोफेसर रजीब एक रैंक 3 के वॉरियर थे, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सिल्वर स्किल को अगर कोई रैंक 3 का वॉरियर इस्तेमाल करेगा तो ये इतनी पावरफुल होगी। ये उन लोगों की स्किल्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थी जो ऋतिक को एरिया A20 में मिले थे। अगर उनका स्टील स्टाफ किसी इंसान को लग जाए तो तुरंत ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सिल्वर कार्ड स्किल है, अभी तो इसकी गोल्ड स्किल और डायमंड स्किल बची हुई है। लेकिन वो स्किल्स काफी पावरफुल है और उन्हें सीखना काफी मुश्किल है। प्रोफेसर रजीब ने अपना स्टील स्टाफ साइड में रख दिया और उन लोगों से बोले, मैंने सोच लिया है कि मैं खंजर का यूज करना चाहता हूं। मेहर ने अपना सर हिलाया और कहा, मुझे भी यही लगता है कि खंजर तुम्हारे लिए काफी यूजफुल साबित होगा। प्रोफेसर रजीब ने भी अपना सर हिलाया और एक कार्ड के साथ जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लुओली ने सिर हिलाया, फिर कंप्यूटर के पास गया और एक कार्ड के साथ जानकारी रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया।
फिर उन्होंने एक कार्ड मेहर को दिया जिस पर लॉरेंस एकेडमी का लोगो लगा हुआ था। तुम्हारी जानकारी इस कार्ड के अंदर है। ये कार्ड लो और लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर जाओ। वहां खंजर की तकनीकें और ध्यान की तकनीकें रखी हुई है। थैंक्स प्रोफेसर। जब मेहर को वो कार्ड मिला तो खुशी से झूम उठा। प्रोफेसर को थैंक्स बोलने के बाद वो लाइब्रेरी की ओर चला गया। ऋतिक, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ताकत अचानक से कैसे बढ़ गई। हर किसी के अपने राज होते हैं और मैं तुमसे ये सब नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने कौन सा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया है। प्रोफेसर राजीव ने ऋतिक की ओर देखा और कहा, नॉलेज के मामले में ऋतिक एक जीनियस था, लेकिन ध्यान के मामले में वो काफी कमजोर था। प्रोफेसर राजीव ने नहीं सोचा था कि वो इतने कम समय में मिडिल वॉरियर की रैंक पर पहुंच जाएगा, और ये काफी शॉकिंग बात थी। भाला, ऋतिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। भाला। प्रोफेसर राजीव शॉक हो गए। उन्होंने सोचा था कि ऋतिक की काबिलियत के हिसाब से वो स्वॉर्ड का सेवर चुनेगा, लेकिन उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो भाले चुनेगा। एक भाले को 100 सैनिकों का राजा माना जाता था और इसकी हमला करने की क्षमता असाधारण रूप से कहीं ज्यादा थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, खंजर के साथ अच्छा होने में 1 साल लगता है, स्वॉर्ड के साथ 10 साल और भाले के साथ 100 साल लगते हैं। भाले को सीखना सबसे मुश्किल माना जाता है, लेकिन एक बार कोई इसे सीख लेता है तो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ये हथियार ही क्यों चुना? प्रोफेसर राजीव ने एक्साइटेड होते हुए ऋतिक से पूछा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऋतिक ने सबसे मुश्किल हथियार को क्यों चुना। उन्होंने जैसा सोचा था ऋतिक वैसा ही था, एक अलग सोच रखने वाला इंसान। प्रोफेसर, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल वॉरियर कौन है? ऋतिक ने उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और तिरछी नजरों से उनसे सवाल किया। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर राजीव कोई जवाब दे पाते, ऋतिक ने बोलना जारी रखा। अमर चौहान, वो एक तलवार का यूज करता है और उसके पास थंडर स्वॉर्ड स्किल है। ऐसा कहा जाता है कि वो एक शहर को खत्म करने की काबिलियत रखती है। और दूसरा है विहान रॉय, वो भी एक तलवार का यूज करता है। टॉप 10 में सभी के सभी वॉरियर्स अलग अलग हथियारों का यूज करते हैं। प्रोफेसर राजीव, आपको नहीं लगता कि दुनिया के टॉप 10 की रैंक्स में कोई वॉरियर ऐसा भी होना चाहिए जो भाले का यूज करता हो? ना कहकर ऋतिक अपना कार्ड लेता है और वहां से चला जाता है।